तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 महाजनपद की राजधानियां और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बताऊंगा। जैसा कि हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। इस लोहे की खोज के कारण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन बहुत तेजी से हुए, मतलब बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिला। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए प्रयुक्त परिस्थितियां बन गई और लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। योद्धा वर्ग के लिए भी लोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे आधुनिक हथियार बनने लग गए, जैसे लोहे का भाला बनने लग गया, तीर बनने लग गया। पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी, पर जब लोहे की खोज हुई तो इसने योद्धा वर्ग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खेती के लिए भी नए औजारों और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इससे अतिरिक्त अनाज को एकत्रित भी करवा सकता था और लोगों की जो प्रबल निष्ठा पहले अपने जन या कबीले के प्रति थी, अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। तो देखिए, सबसे छोटी इकाई है कबीला। लोग पहले कबीले में रहते थे। उससे बड़ी इकाई है ग्राम, ग्राम से बड़ा है जन, जन से बड़ा है जनपद और जनपद से बड़ा है महाजनपद। मतलब कि बहुत सारे कबीलों से मिलकर बनेगा ग्राम, ग्राम से मिलकर बनेगा जन, जन से मिलकर बनेगा जनपद और जनपद का ही बड़ा रूप है महाजन। तो उस समय के साहित्यिक स्रोतों से हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली है। तो जैसे कि बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इससे हमें पता चला है कि उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि किस बौद्ध ग्रंथ से पता चला है, इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और किस जैन ग्रंथ से पता चला है, तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें लिखा हुआ है कि उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। सबसे ज्यादा कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में। कितने? 8 महाजनपद। और 3 महाजनपद थे बिहार में और 3 जगह एक एक महाजनपद थे। राजस्थान में भी 1 महाजनपद था, मध्य प्रदेश में भी 1 महाजनपद था और दक्षिण भारत में भी 1 महाजनपद था। और भारत के बाहर देखा जाए, मतलब कि वर्तमान में जो भारत है इसे बाहर देखा जाए तो 2 महाजनपद थे। पहले ये भारतवर्ष में ही थे, पर वर्तमान में देखा जाए तो ये जैसे कि एक पाकिस्तान में है, एक अफगानिस्तान में है। उत्तर प्रदेश के जो 8 महाजनपद हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। ये तो अभी भी आपको पता ही होगा, काशी को वाराणसी भी कहा जाता है, ये तो आपको याद ही रहेगा। तो वर्तमान में देखा जाए तो जो बनारस के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उसी को काशी महाजनपद कहा जाता था। उसके बाद है वत्स। तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी। आज का जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का आसपास वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो पहले वत्स महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। तीसरा है कौशल महाजनपद। तो कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती और ये अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र था, वर्तमान में देखा जाए तो उसे उस समय कौशल महाजनपद कहा जाता था जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। उसके बाद है मल्ल महाजनपद। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? कुशीनगर और कुशावती भी कहते हैं इसे। किसे? कुशीनगर को। तो ये जो महाजनपद है ना, इसी के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हो रहा था, इसीलिए पहले मैंने उन पर वीडियो बना दी है। तो यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी जिसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। और ये वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो देवरिया और गोरखपुर के आसपास वाला क्षेत्र है उसे ही मल्ल महाजनपद उस समय कहा जाता था। उसके बाद है पांचाल। तो पांचाल की राजधानी क्या थी? तो पांचाल की 2 राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कांपिल्य। वर्तमान में देखा जाए तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पर पांचाल महाजनपद फैला हुआ था। आगे है चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। वर्तमान में जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ना उत्तर प्रदेश का, वही पहले चेदी महाजनपद हुआ करता था। उसके बाद आगे है कुरु महाजनपद जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और आधुनिक समय में देखा जाए तो मेरठ, दिल्ली और हरियाणा में कुछ क्षेत्र में यह फैला हुआ था कुरु महाजनपद। राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। उसके बाद है शूरसेन। तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। वर्तमान में भी ये मथुरा में ही फैला हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है अवंती। तो अवंती की भी 2 राजधानी हुआ करती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। ये वर्तमान में देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है वहां पर यह जनपद फैला हुआ था। उसके बाद देखते हैं तो राजस्थान में भी एक महाजनपद था। वो कौन सा था? मत्स्य।
क्या नाम था? मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी थी विराटनगर। उसके बाद आगे देखते हैं तो असमक महाजनपद, इसकी राजधानी पोतन या पोटली कहते हैं, पोतन या पोटली। पर इसे पूछा क्या जाता है वो देखिए। तो ये वर्तमान समय में देखा जाए तो जो गोदावरी नदी वाला क्षेत्र है ना, वहां पर ये फैला हुआ था, ये वाला महाजनपद असमक महाजनपद। तो इसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताइए दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वो असमक महाजनपद था। आपसे यही पूछा जाएगा। बाकी जितने भी महाजनपद थे वो उत्तर भारत में फैले हुए थे, पर ये इकलौता ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में फैला हुआ था। इसका नाम क्या था? असमक महाजनपद। तो सबसे पहले है मगध महाजनपद। तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी पहले गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह बन गई। पाटलिपुत्र भी थी, पर ज्यादातर राजगृह आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह। तो आधुनिक समय में देखा जाए तो ये महाजनपद कहाँ पर था, यानी कि मगध महाजनपद कहाँ पर था? तो ये बिहार के भागलपुर और जो मुंगेर वाला हिस्सा है वहां पर मगध महाजनपद था। तो ये उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मतलब कि 16 महाजनपद थे ना, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपको भी पता है कौन सा था? मगध महाजनपद था। उसके बाद है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। वर्तमान में देखा जाए तो इस अंग महाजनपद का विस्तार कहां पर था? तो पटना और गया वाले हिस्से में, बिहार में है ना, पटना और गया। तीसरा महाजनपद है वज्जी। तो जो वज्जी महाजनपद है इसकी राजधानी कौन सी थी? वैशाली, याद रखिएगा। तो वर्तमान में देखा जाए तो वैशाली और मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्र में ये फैला हुआ था वज्जी महाजनपद। और जो ये वज्जी महाजनपद था ये 8 जनपदों का संघ था। मैंने आपको डायग्राम में बताया था ना कि महाजनपद के अंदर कई सारे जनपद थे। तो जो ये वज्जी महाजनपद था ये 8 जनपदों का संघ था। कितने? 8 जनपदों का संघ, जिसमें से सबसे प्रमुख जनपद था लिच्छवी जनपद। याद रखिएगा, लिच्छवी जनपद सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार जो ये लिच्छवी जनपद था, यहाँ पर विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक स्थापित किया गया था। तो अब इन 2 महाजनपद को भी देख लेते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो भारत से बाहर के महाजनपद थे ये। उस समय तो ये भारतवर्ष में आते थे, पर वर्तमान में देखा जाए तो भारत से बाहर के 2 ही महाजनपद हैं। कौन कौन से? एक है गांधार। तो गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। 2 ही केंद्र थे, एक तक्षशिला, दूसरा नालंदा। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर वाले क्षेत्र में इसका विस्तार था गांधार का। दूसरा है कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। क्या थी? हाटक। और वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका विस्तार देखने को मिलता है कंबोज महाजनपद का, जिसकी राजधानी थी हाटक। तो मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले वृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक वृहद्रथ थे, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया? इसके कुछ प्रमुख कारण देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है विस्तृत उपजाऊ मैदान। तो जो मगध महाजनपद था इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी ये नदियों से घिरा हुआ था। गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, इन नदियों से घिरा हुआ था। तो जो वहाँ की जो जमीन थी वो काफी उपजाऊ थी, विस्तृत उपजाऊ मैदान था। दूसरा है प्राकृतिक सुरक्षा। तो जो मगध महाजनपद था इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। तीसरा कारण है खनिज संसाधनों की उपलब्धता, जिस कारण मगध महाजनपद और तेजी से शक्तिशाली बना। चौथा कारण है व्यापार में वृद्धि। पांचवा कारण है वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता। छठा कारण है कृषि में लोहे का उपयोग, जिसके कारण इनकी कृषि और तेजी से आगे बढ़ी हर्यक वंश से। तो हर्यक वंश को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हर्यक वंश में किन किन राजाओं ने शासन किया। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि मगध महाजनपद में कितने राजवंशों ने शासन किया? 7 राजवंशों ने। सबसे पहला है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में 4 राजाओं ने शासन किया। तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन रहा। तो सबसे पहले इसके राजा बने बिंबिसार। तो बिंबिसार के बाद उनका पुत्र बना राजा अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन बने राजा, और उदयन के बाद नागदशक। ये 4 राजा थे हर्यक वंश के। और नागदशक के बाद अगला वंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो शुरुआत हम करते हैं बिंबिसार से। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की। इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज को बनाया, पर बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया।
और बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस शासक ने दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। सबसे पहला विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से किया था। इस विवाह से बिंबिसार को दहेज में काशी प्रांत मिला। दूसरा विवाह इसने चेलना, जिसे कई लोग छलना भी कहते हैं, चेलना से किया। यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। और तीसरा विवाह छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से कर लिया। तो पंजाब की राजकुमारी से भी इसने अपना विवाह कर लिया। अपने शासन काल में अंगराज्य को जीत लिया। जो आप देख रहे हैं अंगराज्य, इसको उसने जीत लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसने वहां पर सेनापति अपने बेटे अजातशत्रु को बना दिया। इसी के समय में अवंती के राजा प्रद्योत, ये आप देख रहे हैं अवंती, यहाँ के राजा थे प्रद्योत। इन्हें एक लाइलाज बीमारी हो गई थी उस समय, पांडु रोग। इसका कोई इलाज नहीं था। अवंती के वैद्य ने भी कह दिया था कि अब राजा कुछ ही समय के मेहमान हैं। तो जब बिंबिसार को इस बात का पता चला कि अवंती के राजा को लाइलाज बीमारी हो गई है, तो इसने अपने राज वैद्य, जिसका नाम था जीवक, ये जरूर याद रखेगा। जीवक कहाँ का राज्य वैद्य था? बिंबिसार का राज्य वैद्य था। ये काफी मशहूर राज्य वैद्य था उस समय का। तो इसने जीवक को प्रद्योत के पास भेजा उसके इलाज के लिए। और जीवक के इलाज के बाद अवंती के जो राजा हैं वो स्वस्थ हो गए। तो अब हम पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। तो 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई और उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। अतः इसे पितृहंता कहते हैं। किसे? अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। यहाँ तक कि जो ये पूरा हर्यक वंश है, इसे पितृहंता कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसके बेटे ने भी इसकी हत्या कर दी, तो इसीलिए पूरे हर्यक वंश को ही पितृहंता कहा जाता है। तो अजातशत्रु का अर्थ क्या है? तो शत्रुओं का नाश करने वाला, इसे अजातशत्रु कहा गया। और इसी का अन्य नाम है कुणिक। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि कुणिक किसका नाम है? तो अजातशत्रु को ही कुणिक कहा जाता था। अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो इसने क्या किया कि वैशाली पर आक्रमण कर दिया और वैशाली पर आक्रमण करके इसने जीत भी लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जब इसने वैशाली पर आक्रमण किया था तो इसने उस समय युद्ध में 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था। कौन कौन से हथियार? एक है रथ मूसल, दूसरा है महाशिलाकंटक। ये 2 नए हथियारों का उस समय प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक उदयन का शासन रहा। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता है। इसने क्या किया कि गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम इसने पाटलिपुत्र रखा, जिसे आज पटना कहा जाता है। और इसने राजगृह से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाया था। इसने अपने बेटे को कह दिया होगा कि जब भी तुझे लगे राजगद्दी पर बैठना है मुझे बता देना, मारना मत, मैं समझता हूँ कि तुझे राजगद्दी पर बैठना है, मैं तुझे राज्य दे दूंगा। तो उदयन की हत्या इसके बेटे ने नहीं की थी। इसने अपने बेटे को अपना राज्य सौंप दिया था। उसका नाम था नागदशक। तो नागदशक मगध का अगला शासक बना, परंतु जो नागदशक था एक अयोग्य शासक था, मतलब कि इतना शूरवीर नहीं था। तो उसके ही सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। इसका सेनापति था किसका? नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। इसने अपने ही राजा की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। तो अब हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। तो इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। इंपॉर्टेंट है, अभी कौन सी राजधानी थी? पाटलिपुत्र। हमने पीछे पढ़ा था ना कि उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, पर जब शिशुनाग आया तो इसने क्या किया? वैशाली को अपनी राजधानी बना दिया। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मगध का शासक इसका बेटा कालाशोक बना। तो कालाशोक मतलब कि जो शोक का भी काल हो, इसका नाम था कालाशोक। इसने क्या किया? वापस फिर से पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना दिया। इसके पिता ने, शिशुनाग ने, पाटलिपुत्र से राजधानी चेंज की थी और वैशाली को राजधानी बनाया था, पर कालाशोक ने वैशाली से चेंज कर जो पाटलिपुत्र पहले राजधानी थी उसी को फिर से राजधानी बना दिया। और जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो भी कालाशोक के समय हुई थी। इसका अंतिम शासक था नंदीवर्मन। और नंदीवर्मन की हत्या किसने कर दी? महापद्मानंद ने। नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो महापद्मानंद 344 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व तक इसने मगध पर शासन किया। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक शूद्र था। तो पुराणों से हमें पता चला है कि जो महापद्मानंद था ये जाति से शूद्र था,
फिर भी इसने मगध पर शासन किया, तो महापद्मानंद इस वंश का सबसे महान शासक बना था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया। राजाओं को जीतने के बाद इसने एक उपाधि धारण की जो थी सर्वक्षत्रांतक, जिसका अर्थ है क्षत्रियों का नाश करने वाला। हमने पढ़ा ना कि इसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उसके बाद इसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि और इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, किसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो कलिंग नरेश ने एक शिलालेख बनवाया, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिससे हमें पता चला है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और इसी ने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी करवाया था। किसने? महापद्मानंद ने। यह भी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला है। तो महापद्मानंद के कुल 8 बेटे थे, जिसमें से एक बेटा था धनानंद। तो इसके बाद यानी कि महापद्मानंद के बाद इसका बेटा धनानंद नंद वंश का अगला शासक बना। तो अब हम धनानंद के बारे में पढ़ते हैं। तो धनानंद ने 326 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश पर शासन किया और नंद वंश का अंतिम शासक भी धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था और धनानंद सिकंदर के समकालीन था, मतलब कि जिस समय सिकंदर था ना, उसी समय धनानंद भी शासन कर रहा था। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था और इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था। फिर आपको पता ही है कि चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो ये मौर्य वंश अब हम आगे पढ़ेंगे।